हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या मालूम होनी चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो वास्तव में हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। दशमलव वाला में शांत होता है, अशांत होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। और बिना दशमलव वाला में हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में बहुत कुछ होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो 10th में तो उतना नहीं दिया वास्तविक संख्या के बारे में, लेकिन 9th में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले क्लास का यानी 9th क्लास का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10th में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या जानते हैं क्या होता है। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या इसे कहते हैं वास्तव में हम जो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बिना दशमलव वाला और एक होते हैं दशमलव वाला, ठीक है। तो यहां हम लिख रहे हैं दशमलव वाला और एक होता है बिना दशमलव वाला। तो हम यहां लिख रहे हैं बिना दशमलव वाला, ठीक है, बिना दशमलव वाला, ठीक है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला, यानी विथ डेसिमल और विथआउट डेसिमल, ठीक है। तो एक होता है पॉइंट वाला और एक होता है बिना पॉइंट वाला यानी दशमलव वाला, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से संख्या आते हैं दशमलव वाला में? फर्स्ट आता है शांत। ये आप लोग 9th में भी नाम सुन चुके हैं, शांत किसे कहते हैं, और ये हम 9th का ही थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो शांत संख्या वो कहते हैं जिसको डिवाइड करने पर शून्य आ जाए यानी जीरो आ जाए, उसी को शांत कहते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 20/5 हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? उसका शेष जीरो आ जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं शांत संख्या। तो इसमें हम एक ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 7/8, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करके यानी इसको भाग करके देखेंगे, और अगर इसका शेष जीरो आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? शांत संख्या होगा, और शेष नहीं जीरो आएगा तो अशांत, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको डिवाइड करके। तो मान लीजिए यहां डिवाइड कर रहे हैं 7, ठीक है। तो देखिए मेरा डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इससे जो भाजक है, भाजक से छोटा है भाज्य, तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक यहाँ जीरो बैठेगा, ठीक है। और जीरो जब आता है तो जीरो के बदला में क्या होता है? एक पॉइंट आ जाता है। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम जीरो लगा देते हैं संख्या को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए, अब देख रहे हैं तो कितने बार में जाएगा? 8 के पहाड़ा हम 6 बार में पढ़ते, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, तो मेरा 8 बार में जा रहा है। कितने बार में? 8 बार में जा रहा है। कितना होगा? 8 8 64, ठीक है। और ये 6 हो गया और कट गया, जीरो में से 4 नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल लेगा तो 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 6 में से 6 जाएगा तो जीरो कट जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ फिर एक हम जीरो बैठाएंगे। अब जीरो बैठे पॉइंट बैठ गया है, तो 2 को जीरो बैठाएंगे तब एक जीरो यहाँ बैठता है, लेकिन एक जीरो बैठाएंगे तब कोई इसका अथी नहीं है, ठीक है। देखिए अब 8 7 56, 8 8 64 हो जाएगा, इसलिए 8 7 56, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा 4, और ये फिर कुछ हासिल ले दिया, जीरो कट गया। और फिर देखिए यहाँ अब कट गया, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है। देखिए 8 5 40 हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर जीरो आ गया, शेष जीरो आ गया। तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा? शांत संख्या हो जाएगा। तो मेरा यहाँ देखिए कितना इसका अथी आ रहा है, 0. इसका भागफल आ गया 0.875, और यहाँ शेष जीरो आ गया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखिए यहाँ मेरा क्या हो रहा है? रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये हो गया शांत यानी टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब एक होता है मेरा, एक होता है शांत, एक होता है अशांत संख्या।
शांत, ठीक है। अशांत संख्या ये भी हम 9 में पढ़ चुके हैं। अशांत संख्या क्या होता है, भाग देने पर अशांत आवर्ती, ये अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अशांत आवर्ती संख्या क्या होता है, ये भाग देने पर उसका शेष जो होता है जीरो नहीं आता है, उसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ अशांत आवर्ती, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे क्या होता है अशांत आवर्ती, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल रह रहे हैं 1/3, 1/3 एग्जांपल ले रहे हैं। अशांत आवर्ती क्या होता है, भाग देने पर उसका शेष जीरो नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, उस पर रेकरिंग आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है। तो हम भाग दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एक जीरो बैठेगा। अब जीरो आएगा तो जीरो के बदला में यहाँ क्या होता है, एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया मेरा, तो अब क्या भाग तो चल जाएगा 10 में 3 से, तो 3 तिरका 9, ठीक है। अब एक यहाँ 1 आएगा, इसी तरह ही कबो नहीं कटेगा, ऐसा ही होता रहेगा। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर एक आया यहाँ 0, 3 तिरका 9, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 तिरका 9, यानी ये कभी नहीं कटने वाला है, ऐसा ही रिपीट होते जाएगा 3 तिरका 9, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जा रहा है 0.3333, अरे इसको भी कटवे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा 0.3 पर रेकरिंग, ऊपर ही रहता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रेकरिंग, ठीक है। तो 0.3 पर रेकरिंग। चलिए हम लोग अभी सीख लिए अशांत आवर्ती सीख लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक होता है अशांत अनावर्तिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखिए हम लिख रहे हैं अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है, ये ना कटता है और ना रिपीट होता है, उसी को कहते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या, और ये दोनों क्या होता है परिमेय, ये दोनों जो ये शांत है और अशांत है, ये दोनों होता है परिमेय। क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं, और p और q एक पूर्णांक हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अशांत अनावर्ती, ना कटेगा ना ही रिपीट होगा, तो क्या होता है, ये √2 √3, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, यानी उसका स्क्वायर रूट ना हो। अब 2 का हम स्क्वायर रूट निकालेगा तो क्या होगा 1.4143224, ऐसा ही ना रिपीट होगा ना कटेगा, ठीक है। इसका अगर हम निकाल रहे हैं तो 1.414, इसका वर्गमूल ऐसा ही कुछ जाता रहेगा, ना ये रिपीट होगा और ना कटेगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती। अब देखिए क्या होता है, ये तो आप लोग सीख गए कि ये परिमेय और ये होता है अपरिमेय, ठीक है। ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। अब देखिए बिना दशमलव वाला क्या होता है, तो बिना दशमलव वाला क्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में कौन कौन होता है, इंटीजर उसे कहते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव और उसमें जीरो भी हो, यानी शून्य भी हो, उसी को कहते हैं हम बिना दशमलव वाला, ठीक है। तो हम लिखते हैं इधर क्या होता है, यहाँ जीरो के दाएं तरफ क्या होता है, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या, यानी 1 2 3 4 ऐसा ही बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। और जीरो के ये बाएं दाहिना हो गया और ये बाएं, जीरो के बाएं तरफ क्या होता है निगेटिव संख्या, यानी -1 -2 -3 -4 ऐसा ही बढ़ते चल जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये इधर इन्फिनिट हो जाएगा और इधर भी अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर। धनात्मक संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इस जो प्लस वाला होता है जीरो के दाहिने तरफ उसे कहते हैं धनात्मक। धनात्मक धनात्मक संख्या यानी काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ही बढ़ते चल जाएगा अनंत तक। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1। कोई पूछेगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या तो 1। ठीक है, तो आप तो जान गए हैं कि इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर क्या कहते हैं? प्राकृत। ठीक है, और देखिए इसमें जीरो, जीरो को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में यानी प्राकृत संख्या में जीरो को मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है, होल नंबर। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा, 10th में चल गए हैं कि इसे हम कहते हैं धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या। जैसे आगे कुछ नहीं है तो क्या है? +1 +2। ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो +1 +2, इसी को कहते हैं पॉजिटिव संख्या। अब देखिए जीरो के इधर क्या होगा? निगेटिव संख्या। जीरो के इधर होता है यानी जीरो के बाएं तरफ क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। ये तो आपको धनात्मक मालूम चल गया और ऋणात्मक मालूम चल गया। ठीक है, और ये हो गया पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब इसमें हम बहुत, देखिए बिना दशमलव वाला संख्या में हम बहुत संख्या लिख सकते हैं। जैसे तो फर्स्ट हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या। और इसमें आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम, देखिए सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे 2 में 2 से हम भाग देंगे तो कट जाएगा, तो इसी को कहते हैं सम संख्या। वह संख्या जो 2 से कट जाए। अब 6 में 2 से कर रहे हैं, 4 में 2 से कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया सम संख्या। यानी सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं 2 से भाग नहीं लगे। जैसे 1 भाग नहीं लगेगा तो इसी को कहेंगे विषम संख्या। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1, और सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? तो 2। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, सम संख्या विषम संख्या। और इसमें बहुत ऐसे संख्या होता है, जैसे अभाज्य संख्या आप लोग सुने होंगे। हम लोग कोई भी फैक्टर निकालते हैं या हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या का यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी दूसरे से नहीं कटे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, अब 2 हम 1 से कटाएंगे और अपने आप से कटेगा। जैसे 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे अब 4 नहीं होगा, देखिए 4 यहाँ 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी एक और अपने आप के अलावा दूसरों से भी कट रहा है। इसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो अब देखिए 5 क्या होगा? 5 एक अभाज्य संख्या होगा, 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो आप जान चुके होंगे कि यह अभाज्य संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी दूसरे से भी कटे। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी दूसरे से भी कटे। 1 से कट रहा है ना, 1 से कोई भी संख्या कट रहा है और अपने आप से कोई भी संख्या कट जाता है और उसके अलावा दूसरों से भी देखिए यहाँ कट रहा है, तो इसी को कहेंगे हम भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए 6, अब 5 तो नहीं कटेगा, 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, वह तो मेरा हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन 6 देखिए 6 क्या होगा? 6 1 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है और फिर अपने आप से कट रहा है। देखिए हम क्या करें? भाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी दूसरे से भी कटे, तो किसी दूसरे ये कट रहा है और इससे 3 से कट रहा है, तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो आप लोग भाज्य संख्या भी जान गए, ठीक है। और इसमें बहुत ऐसे संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या में बहुत संख्या होते हैं, इसलिए आप लोग अब देखिए हम लोग अशांत और
सन देख लिए। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया, परिमेय संख्या वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वह संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और हो p और q क्या हो, p और q इंटीजर पूर्णांक हो और क्या हो, q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। उसी को क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में यानी बट्टा के फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं 2/4 क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है भैया, यहाँ p बाई क्यू के रूप में हो, क्या कर रहा है, p बाई क्यू के रूप में हो, तो यहाँ है p बाई क्यू के रूप में, इसको हम p मान लेंगे, इसको q। और फिर कह रहा है p और q पूर्णांक हो, तो पूर्णांक तो है, यहाँ पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगा, तो पूर्णांक भी है। और कह रहा है q इक्वल टू नॉट जीरो, तो यहाँ नहीं जीरो है, तो क्या है, एक यह परिमेय संख्या है। अब हम कह दे जीरो, तो जीरो भी परिमेय संख्या। कैसे, यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो एक आ जाएगा। और यहाँ क्या कह रहा है, q इक्वल टू नॉट जीरो, ऊपर तो जीरो हो सकता है, सिर्फ q जीरो ना हो, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 हो गया, यहाँ निगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। अब हम जैसे √4 कह दें, √4 जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, वह भी होता है मेरा परिमेय संख्या। तो यहाँ परिमेय संख्या आप लोग परिमेय संख्या सीख चुके होंगे। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न हो, उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय, और इसे भी कहते हैं परिमेय, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सब समझ आ गया होगा। चलिए उतना हम लोग 9th का थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 10th में। 10th में मेरा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। मेरा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब मेरा 10th में क्या दिया हुआ है, HCF निकालने का, वह भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग क्लास 9th तक हम लोग भाग विधि और फैक्टर विधि से HCF सीखते हुए आए हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा 9th का रिवीजन कर लेते हैं कि भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा HCF निकालना है 4 और 12 का। क्या करना है, 4 और 12 का निकालना है, तो हम निकालेंगे। कैसे, पहले भाग विधि से करते हैं। 4 3 12 कट गया, मेरा यहाँ 0 आ गया। तो मेरा HCF क्या होता था, HCF होता है जो भाजक की जगह पर होता है, और भागफल मेरा क्या होता है 3। तो ये तो मेरा हो गया कौन विधि भैया, ये तो मेरा हो गया भाग विधि से, डिविजिबल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर, ठीक है। गुणनखंड भी देखते हैं। गुणनखंड विधि क्या होता है, पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद इसका फैक्टर निकालते हैं, उसका पेयर लगाते हैं। 4 का 2 दूना 4 और 12 का निकालेंगे, 2 6 12 और 2 3 6। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन है। कॉमन हो, फैक्टर का कॉमन को कहते हैं, फैक्टर के कॉमन के गुणनखंड को, गुणनफल को हम लोग HCF कहते हैं। तो फैक्टर का कॉमन कौन है, 2 और 2 है, तो 2 गुना 4। तो देखिए मेरा HCF यहाँ गुणनखंड विधि से भी 4 आ गया और भाग विधि से भी 4 आ गया, ठीक है। देखिए भाग विधि से हम लोग सीख लिए और गुणनखंड विधि से भी सीख लिए।
तो हम लोग को 10th में मेन क्या है, यूक्लिड से सीखना है। तो यूक्लिड किसे कहते हैं, यूक्लिड सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड किसे कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा कोई संख्या है जैसे 10 में हमें 3 से भाग करना है। कितने से भैया भाग करना है, 3 से। तो 3 तिरका 9, शेष कितना आया, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और इसे कहते हैं हम लोग भाजक, भाजक। और इसे कहते हैं हम लोग भाज्य, भाज्य, भाजय, इसे भाजक, भागफल। और इसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल, इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। रिमाइंडर, क्वोशिएंट, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग शेषफल यानी रिमाइंडर 1। तो अब देखिए इस पर एक फॉर्मूला बनता है। कौन फॉर्मूला, भाज्य, एक थ्योरम है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमको मालूम नहीं है, 10 मालूम नहीं है, यानी भाज्य मालूम नहीं है। भाजक, भाजक कितना भैया, भाजक मेरा 3 है। और भागफल, भागफल भी मेरा 3 है। और शेष कितना है, शेष 1 है, तो 1। अब देखिए 3 तिरका 9 में 1 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 10। तो मेरा आ गया भाज्य। तो इसी पर हम लोग का एक थ्योरम बनाना है, ठीक है। तो वही हम लोग को पढ़ना है उस विधि से, यूक्लिड विधि से। क्या पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। हम लोग बनाते हैं ठीक है, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे हम लोग का क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिविजिबल लेमा यानी एल्गोरिथम से क्या पढ़ना है, हमें एचसीएफ पढ़ना है। यानी यही सूत्र पर हमें क्या बनाना है, यही सूत्र पर हमें बनाना है एचसीएफ, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये सबको पता होगा, ये हम लोग 6, 7, 5 में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, ठीक है। तो अब देखिए भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य, भाज्य माने कोई भी दो संख्या के एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए मेरा एचसीएफ निकालना है 455 और 455 और 42 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग भाज्य किसे कहते हैं, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसे भाज्य। और जो छोटा होता है यानी 2 नंबर, यानी 2 नंबर दिया हुआ है मेरा, ये 2 नंबर दिया है संख्या, इसमें जो छोटा होता है उसे भाजक कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए। और भाजक को हम बी मान लेते हैं और भागफल को क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को आर मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग इतना मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जो आर होता है ना 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, लेकिन जो भाजक होता है बी, जो बी होता है भाजक, ये आर से भी बड़ा होता है। ये हम लोग को यूज करके और हमें क्या करना है, हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ कौन विधि से भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कहें, भाज्य किसे कहेंगे, जो बड़ा होता है उसे भाज्य मान लेते हैं यानी 455, और जो छोटा होता है उसे भाजक मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम भाग विधि से करेंगे, भाग विधि से हम करेंगे, भाग विधि से करके और उसे हम यूज करते हुए हम यूक्लिड विभाजन से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए कितना है 455 और कितना 42,
इतना ही ना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करेंगे। 42 से कम 42, 5 में से 2 गया 3, कट गया और 5 उतरेगा। देखिए भैया यहाँ भाग नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर से एक अंक उतरा है, ऊपर से एक अंक आया है, इसलिए इसके बदला में हम लोग क्या करेंगे, 0। ठीक है, अब देखिए अब भाग नहीं जाता है तो क्या होता है, जो भाजक की जगह पर आता है वो अब आता है भाज्य की जगह पर। ठीक है, तो 35 से कम 35, अब क्या हो गया 7, कट गया, 12 में से 5 जाएगा 7। अब यहाँ देखिए अब जो भाजक की जगह पर फिर भाज्य की जगह पर आएगा तो कितना है 35, 7 बचे 35, कट गया। अब इसी का यूज करते हुए हम बना देंगे, 42 में कितना से गुना करेंगे, 42 में 10 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 35 जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग को कब तक करते रहना है, जब तक r ये 0 नहीं आ जाए, जब तक r 0 नहीं आ जाए तब तक करते रहना है। तो मेरा यहाँ r = नॉट 0 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है ना, और फिर हम इसको यह प्रक्रिया हम करते रहेंगे। अब इस प्रक्रिया कैसे होगा, अब जो यहाँ है ना, अब इसको एक जगह पर ला देंगे, यानी भाज्य की जगह पर आएगा। देखिए कैसे हुआ है, 42 भाज्य की जगह पर आ गया, अब इसलिए इसको भी भाज्य की जगह पर लाएंगे 42। अब जो शेष जो आया है 35, अब उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा शेष यहाँ। ठीक है, अब देखिए 35 में क्या चीज से गुना करेंगे, 35 में हम 1 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे। तो 7 हम जोड़ दिए, फिर मेरा यहाँ क्या हो रहा है, r = नॉट 0, फिर r 0 नहीं आया तो फिर हमें वही प्रक्रिया करना होगा। अब इसको लाना होगा यहाँ 35 और इसको यहाँ 7 बचे 35 प्लस 0, अब तो 0 आ गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ अब 0 आ गया, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, अब मेरा HCF क्या होता था, जो भाजक की जगह पर था, तो इसको हम क्या मानते हैं, भाजक, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे HCF = 7। ठीक है, तो हम लोग को 10th में यही पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में, तो हम उसी का इंट्रोडक्शन दिए हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल के बाद हम आप लोग को एक्सरसाइज कराएंगे। ऐसा ही करते करते आप लोगों को हम पूरा, उसके बाद उसमें से हम ऑब्जेक्टिव जो एकदम VBI हो, एकदम टेस्ट बोर्ड में आ जाए, वही हम लाएंगे। तो हम ये आप लोग को पहले ये करा दिए, इंट्रोडक्शन परिचय दे दिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। ऐसा ही करते करते हम आप लोगों का पूरा बुक खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे आप जुड़ जाएं, ताकि आपको पूरा स्टेट बोर्ड का हिंदी मीडियम NCERT और रेफरेंस बुक से हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, वो पूरा आपको तैयारी होते रहे। थैंक यू।